Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So we are discussing exercise 3B and we are on intermediate level, question number 12. So basically they are saying that Lincoln's monthly income consists of basic salary of $500 and commission of 4% on her sales for the month. So if her income is 1220 for a particular month, so we have to find her sales for that month. So let's see how to solve this question. As there is clearly mentioned in the question that Lincoln's total income is made up of her basic salary plus her sales commission. So to find the commission amount, we have to obviously subtract her basic salary from the total income. So yes, now the commission here, for finding the commission, we have given the total income of $1,220 and basic salary is $500. So if we subtract this, we have got the amount of commission which is $720. Look clearly, इसमें इन्होंने हमें यही बताया हुआ है कि इसकी बेसिक सैलरी $500 है और कमीशन जो है वो 4% होता है उस सेल पे जो वो पूरे मंथ में करती है। तो अब उस सेल की प्राइस में ऑब्वियसली, तो अब अगर उसकी एक मंथ की इनकम $1,220 है तो हमने सेल्स फाइंड आउट करनी है उसकी उस मंथ के लिए। तो अब बेसिकली हमारे पास कमीशन 4% होता है। अब अगर ये इसकी बेसिक सैलरी 500 है और बाकी अमाउंट जो आती है इसकी सैलरी में वो कमीशन की होती है, तो फिर हमने इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ $1,220 जो इसकी एक मंथ की सैलरी है उसमें से बेसिक सैलरी जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हमारे पास कमीशन आ जाएगा। अब वो कमीशन जो है वो उसकी जो ओरिजिनल वो मंथ उस मंथ के लिए सेल कर रही है वो कमीशन उसका 4% होगा। तो हमने क्या करना है, हमने यही लिखना है, वो कमीशन की अमाउंट लिखनी है उस तरफ जो हम फाइंड करेंगे। अब ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर जो $1,220 जो हैं इनकम, इसमें से मैंने 500 बेसिक सैलरी सब्ट्रैक्ट कर दी, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो ऑब्वियसली कमीशन होगी। अब इस कमीशन को मैं इक्वल लिखूँगी 4% ऑफ सेल्स प्राइस, बिकॉज अब ये जो कमीशन है बेसिकली एंड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन हर सेल्स फॉर अ मंथ, तो 4% ऑन द सेल्स फॉर अ मंथ ये लिखूँगी, दूसरी तरफ कमीशन लिखूँगी एंड में उसको ये जो कमीशन है फिर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो मैं इजीली सेल्स फॉर अ मंथ फाइंड कर सकूँगी। तो यहाँ पर मैंने जब इसकी सैलरी फॉर अ मंथ में से बेसिक सैलरी $500 सब्ट्रैक्ट की तो मेरे पास कमीशन आ गया $720। अब यहाँ पर जो टोटल सेल, फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट, जो सेल्स फॉर अ मंथ है उसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो कमीशन था वो उसका 4% था जो कि वो पूरे मंथ में सेल करती है, तो 4% ऑफ द सेल, तो ये 720 आ गया। अब परसेंट हटाया तो ये डिवाइडेड बाय 100 हो गया, ये आ गया 0.04 ऑफ सेल्स फॉर अ मंथ। अब ये 0.04 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और डिवीजन के बाद हमें जो आंसर मिलेगा सेल्स फॉर अ मंथ वो क्या है 18,000। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी टोटल सेल उस मंथ के लिए जिसकी सैलरी इन्होंने जो पे है, टोटल इनकम है वो हमें बताई हुई है $1,220, उसके लिए जो सेल्स है वो है $18,000। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है कि हैरल जो है वो एक सोफ़ा बाय करता है और इस पर 3 और इसको डिस्काउंट्स 3 ऑफ़र किए जाते हैं, 10% का, 20% का, 25% का, और वो उसको अरेंज करना है किसी भी ऑर्डर में उसको जो भी वो चाहता है। तो अब इसमें से कौन सा ऑर्डर जो होगा वो उसको बेनिफिट देगा, हमने ये अपना आंसर इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखें मेरे पास बेसिकली जो फ़ाइनल प्राइस होगी वो ओरिजिनल प्राइस के साथ जो डिस्काउंट सारे मिले हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन करके ही मुझे मिलेगी फ़ाइनल प्राइस। तो मैंने लिख ली ओरिजिनल प्राइस जो थी मेरी, उसमें मुझे सबसे पहले जो था
वो बेसिकली फ़ाइनल प्राइस क्या है, फ़ाइनल प्राइस इस तरह कैलकुलेट की जाएगी कि रिमेनिंग परसेंटेजेस को साथ मल्टीप्लाई किया जाए। हम हमेशा यही करते हैं आ रहे हैं पीछे भी। तो जो डिस्काउंट होता है वो हम 100% ऑब्वियसली प्राइस है। अब जो डिस्काउंट मिला है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, तो हमें जो फाइनल प्राइस है वो मिल जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस तो उसकी 100% ही होती है। अब 100% में जो डिस्काउंट दे रहा होता है, लेट्स से वो 10% है, तो वो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ही जो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है वो पता चलेगी। तो अब फाइनल प्राइस जो है वो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस, पहले 10% का डिस्काउंट दिया था तो मैंने लिख दिया 100% माइनस 10%, देन उसे 100%, फिर 20% का डिस्काउंट दिया तो 100% माइनस 20%, एंड तीसरा है 100% माइनस 25%। अब बात यह है कि खैरुल को ये डिस्काउंट्स दिए गए हैं, अब इसकी मर्ज़ी है कि ये इसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकता है। अब बेसिकली ये चाहे तो इसको इस तरह लिख सकता है 100% माइनस 20% यहाँ, इसको इसके बाद और इसको सबसे लास्ट पे। तो चलें हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं जो रिक्वायरमेंट है। तो फाइनल प्राइस इज़ इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 10 90%, देन 100 माइनस 20 80%, देन 100 माइनस 25 75%। अब यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाय 100, देन 80 डिवाइडेड बाय 100, देन 75 डिवाइडेड बाय 100। ऑब्वियसली परसेंट रिमूव हुआ तो डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे 0.9 आ गया, ये आ गया 0.80, ये आ गया 0.75, ये ओरिजिनल प्राइस। अब देखें ये डिस्काउंट्स थे जिनको हमने बस फर्दर सॉल्व करके तो डिस्काउंट परसेंटेजेस को ऐसे बना लिया। अब देखें बेशक मैं इसको, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये देखें जैसे मेरे पास ये नंबर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, मैं a इंटू बी करूँ या b इंटू ए करूँ, 2 इंटू 6 करूँ या 6 इंटू 2 करूँ, मेरे पास आंसर 12 ही आएगा। इसी तरह क्योंकि वो 3 नंबर्स की 3 डिस्काउंट्स की बात करें तो हम 3 नंबर्स दे देते हैं। मैं अगर 2 इंटू 3 इंटू 4 करूँ तो भी मेरे पास आंसर 24 आएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 करूँ फिर भी 24, एंड 3 इंटू 4 इंटू 2 करूँ तो भी 24 आएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, इसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। आप जो भी कर लें, 2 इंटू 3 कर लें वो 6 आएगा, 3 इंटू 2 कर लें वो भी 6 आएगा, बिकॉज ऑर्डर नहीं मैटर करता। यही बात वो कर रहे हैं कि हम इस डिस्काउंट को पहले अरेंज करें, इसको बाद में, या जो भी खैरुल की अपनी चॉइस है कि वो कैसे अरेंज करता है इन डिस्काउंट्स को। तो उसके बाद क्या चेंज आता है, तो वो ये रिक्वायरमेंट है कि बेसिकली अब किसी इन डिस्काउंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकता है वो। तो क्या उसकी जो फाइनल प्राइस है क्या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं? तो ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होती है, तो इस वजह से फाइनल आंसर जो होगा वो हमेशा यही होगा, ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.54 या 0.54 ऑफ ओरिजिनल प्राइस। तो अब देखें, अब मैं अगर इसको मज़ीद करूँ, मैं इसको 0.54 को परसेंटेज में करूँ तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पर मुझे डिवाइड करना होगा 100 से, ताकि मैं उसको रिप्लेस कर सकूँ। पर अब यहाँ तक ये आंसर फाइनल है और आपने लास्ट पे ये बता देना है The reason the final price stays the same is due to the basic rule in math called commutative property of multiplication। बस ये लिख देना लास्ट पे। मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिफिकेशन के लिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अब ये 0.54 है, मैं इसको बेसिकली परसेंटेज में करना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या किया, 0.54 को डिवाइड, नीचे 100 होना चाहिए था तभी तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ परसेंट से, तो मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया 100 से। ये मेरे पास हो गया 54%। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ऑर्डर जैसे भी चेंज करूँ, मेरे पास जो फाइनल प्राइस होगी वो 54% ऑफ ओरिजिनल प्राइस होगी, या फिर ऊपर वाले आंसर के अकॉर्डिंग फाइनल प्राइस जो होगी वो 0.54 ऑफ ओरिजिनल प्राइस होगी। ये कभी भी चेंज नहीं होगी, और रीज़न वही जो मैंने आपको अभी बताया, बिकॉज ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ अ कम्यूटेटिव और कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
सो फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा. नो मैटर हाउ यू आर रीअरेंजिंग these three percentages 0.9, 0.8, 0.75, multiplying them together with always equal exactly 0.54. So Khairul will always end up paying exactly 54% of original price. So ये सब जो चीज़ें थी, ये जो पॉइंट्स थे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थे. अब ये जो फाइनल आंसर है वो अब यहाँ तक ही है, और एंड पे ये जो रीजनिंग मैंने आपको बताई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आप लिख लीजिएगा. ऑफ आगे है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये रहा. तो बाकी जो चीज़ें मैं साथ एक्सप्लेन करती हूँ या लिख देती हूँ, वो सिर्फ ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13. सो अल्लाह हाफिज़.